और अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बता दें आपको, अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी से बाहर आएंगे या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वहीं ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने के मामले में याचिका दाखिल की गई है। पूरा मामला क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट। शराब घोटाले में ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ आज सुनवाई करेगी। सुनवाई के बाद पता चलेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं। 28 मार्च को अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने वाली है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तारी के बावजूद आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का दावा है कि वो हिरासत और जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल अभी तक जल और स्वास्थ्य मंत्री को निर्देश जारी कर चुके हैं। बीजेपी लगातार ईडी हिरासत से निर्देश जारी करने के मामले पर सवाल खड़ा कर रही है। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहते हुए निर्देश या आदेश जारी करने से रोकने की मांग की गई है। ये जनहित याचिका सुरजीत सिंह यादव नामक एक शख्स ने दायर की है, जो खुद को किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताता है। अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने का फैसले को एपी सिंह ने गलत बताया है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी 31 मार्च की विरोध रैली के लिए घर घर समर्थन भी मांग रही है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में अब आपके लीगल टीम भी कोर्ट से लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। लीगल टीम ने राजधानी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। तो ऐसे अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जिस तरह का एक षड्यंत्र रचा गया है, लॉयर्स कम्युनिटी ने निर्णय लिया है कल 12:30 बजे दिल्ली की सभी कोर्ट्स के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे। अपनी अपनी कोर्ट में हम 12:30 बजे इकट्ठा होंगे और जोरदार प्रदर्शन करेंगे। हम केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। केजरीवाल जी के साथ जो ज्यादती हो रही है उसके लिए हम कोर्ट में भी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैं भी केजरीवाल कार्यक्रम के तहत बूथ बूथ जाकर जनता से सपोर्ट मांगने का फैसला लिया है। पार्टी 31 मार्च को विरोध रैली निकालने जा रही है, जिसकी सफलता के लिए हर बूथ से कार्यकर्ताओं को जमा करने में जुटी हुई है। प्रत्येक बूथ से 10 लोगों को ये सुनिश्चित किया जा सके कि वे 31 मार्च को रामलीला मैदान पहुंचे। दिल्ली में लगभग 14,000 बूथ हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि केजरीवाल को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। आपने कहा है कि बीजेपी चाहे 1000 मामले दर्ज कर ले, लेकिन वो केजरीवाल को काम करने से नहीं रोक सकती है। सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली में ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ममता किसी मंच पर कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होना चाहती? केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेरने में जुट गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के खिलाफ 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करने का ऐलान किया गया है। इसमें गठबंधन के घटक दलों के ज्यादातर बड़े नेता शामिल होंगे। आपकी ओर से आयोजित होने वाली इस रैली में कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस रैली के जरिए विपक्षी पार्टियां ये संदेश देने की कोशिश करेंगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर वो एकजुट हैं। सूत्रों के मुताबिक लेकिन पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ रही ममता बनर्जी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगी। सूत्रों के मुताबिक 31 मार्च को जिस दिन रामलीला मैदान में इंडिया की रैली है, उसी दिन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में पार्टी के उम्मीदवार महुआ मोइत्रा के लिए बड़ी रैली कर रही हैं। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी महुआ मोइत्रा के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के मौके पर इस रैली में शामिल होंगी। ममता बनर्जी के दिल्ली की रैली में नहीं आने की वजह उनके सिर में लगी चोट को भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सिर में लगी चोट की वजह से ही ममता अभी लंबी यात्रा नहीं करना चाहती हैं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज फिर करेंगी। दोपहर 12 बजे सुनीता केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा किया जा सकता है उनकी ओर से। कल शाम सुनीता केजरीवाल ने ईडी कस्टडी में वो थी, सीएम केजरीवाल से मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल से, अपने पति से मुलाकात की थी जो कस्टडी में है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लेकिन नजर रहेगी दोपहर 12 बजे सुनीता केजरीवाल की ओर से क्या कुछ कहा जाता है प्रेस के सामने। जितेंद्र और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बताया जा रहा है कि बड़ा खुलासा कर सकती हैं सुनीता केजरीवाल।
बिल्कुल, देखिए ये अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, ये उनको कोर्ट की तरफ परमिशन है कि ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल से मिल सकती हैं। वो डेली मिलती हैं और कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर जो अरविंद केजरीवाल के निर्देश हैं वो मंत्रियों तक कैसे पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा था। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बताया जा रहा है और हमें भी इस बात का ख्याल है कि कुछ बड़ा दावा कर सकती हैं। खुलासे की बात है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से कर रही है, लेकिन खुलासे क्या है इसका पता चलेगा 12 बजे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ईडी हिरासत से या फिर उसके बाद अगर जेल जाते तो वहां से कैसे सरकार को चलाएंगे, तो उसको लेकर वो निर्देश उनकी तरफ से दिए गए थे, उस पर भी सवाल खड़े किए थे। और बल्कि एक के खिलाफ तो आज बीजेपी दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनसे मिलने वाले हैं कि निर्देश कैसे जारी हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस सफेद जो स्पष्टता है वो 12 बजे जब सुनीता केजरीवाल कॉन्फ्रेंस करेंगी उस वक्त इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र, नजर बना के रखिए, शुक्रिया आपका। उस बीच बड़ी खबर, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर गठबंधन टूटते टूटते बचा है और कल दिल्ली में मुकुल वासनिक के घर पर तेजस्वी यादव और केसी वेणुगोपाल की बैठक के बाद दोनों पार्टियों के बीच सहमति भी बनी है, जिसका ऐलान कल पटना में होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस सीट बंटवारे से पहले ही आरजेडी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान और पार्टी सिंबल दिए जाने को लेकर नाराज थी। मंगलवार को दिल्ली में हुई बैठक में तेजस्वी यादव और कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस को 9 सीटें देने पर सहमति बनी। आरजेडी पहले कांग्रेस को 6 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती थी। पहले कांग्रेस 12 से 14 सीटें मांग रही थी। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कटिहार सीट कांग्रेस को देने को तैयार है। कांग्रेस औरंगाबाद की सीट निखिल कुमार और पूर्णिया पप्पू यादव के लिए मांग रही है। इस पर तेजस्वी यादव अभी तक सहमत नहीं है। भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा अपनी अभिनेत्री बेटी नेहा शर्मा के लिए टिकट मांग रहे हैं। इस पर आरजेडी विचार कर सकती है। कांग्रेस बेगूसराय की सीट कन्हैया कुमार के लिए मांग रही है, लेकिन लालू बेगूसराय की सीट लेफ्ट को देने का मन बना चुके हैं। इसी तरह मीरा कुमार सासाराम की एससी के लिए सुरक्षित सीट छोड़ अपने बेटे के लिए काराकाट की सीट चाहती है, लेकिन लालू इसके लिए तैयार नहीं है। आज एक और दौर की बैठक होनी है जिसमें तेजस्वी यादव अपने पिता लालू से बात करेंगे। और एक बड़ी खबर और मिल रही है, समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर विवाद और बढ़ गया है। रामपुर से मोहिबुल्ला नदवी हो सकते हैं अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम हैं नदवी और रामपुर से नदवी हो सकते हैं। ऐलान बाकी अभी, लेकिन सवाल है कि ऐन मौके पर समाजवादी पार्टी टिकट को लेकर क्यों आखिर बदलाव कर रही है। समाजवादी पार्टी में टिकट को लेकर पार्टी में विरोधी सुर उठने लगे हैं। कहीं टिकट कटने को लेकर तो कहीं टिकट मिलने पर संग्राम जारी है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद एसटी हसन का टिकट कटने की खबर के बाद समर्थक सड़क पर उतर गए हैं। सूत्रों का कहना है कि आजम खान के दबाव में मुरादाबाद से रुचि वीरा को टिकट दे दिया गया है। दलाली इस तरह की बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रुचि वीरा को लड़ना है, आजम भाई को दलाली करनी है, कहीं और करें, रामपुर में जाके करें। बाहर का आदमी मुरादाबाद में नहीं चलेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जेल में है, आजम खान साहब कई इशारों पे सारे काम हुए हैं। समाजवादी पार्टी एसटी हसन को मुरादाबाद से टिकट दे चुकी है। उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। वहीं पहले चरण की वोटिंग के लिए आज आखिरी दिन है, लेकिन रामपुर से समाजवादी पार्टी की तरफ टिकट फाइनल नहीं हुआ है। जेल में बंद आजम खान ने अखिलेश यादव से रामपुर से चुनाव लड़ने की अपील कर पेट फंसा दिया, लेकिन अखिलेश यादव ने रामपुर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अखिलेश के फैसले के बाद आजम खान के समर्थकों ने बगावती सुर अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रेखा पात्रा से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने रेखा को शक्ति स्वरूपा बताया। रेखा पात्रा ने ही संदेश खाली में टीएमसी नेताओं के यौन शोषण का मुद्दा उठाया था। रेखा पात्रा सिर्फ बशीरहाट से बीजेपी की उम्मीदवार ही नहीं है, वो संदेश खाली मामले में पीड़ित वर्ग का चेहरा भी है। पीएम मोदी ने रेखा से फोन पर क्या बात की है, आइए आपको सुनाते हैं। आप एक बड़ा दायित्व निभाने जा रही है, इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और आपका हाथ मेरे सर पे है, मेरा संदेश खाली का माँ बहन के सर पे आपका हाथ, आप तो हमारे लिए भगवान समान है। लग रहा है राम जी हमारा साथ है और राम जी का हाथ हमारा सर पे है।
ऐसा है, इन माताओं बहनों का हाथ मेरे सर पे है। संदेशखाली में शाहजहां शेख ने सालों साल गरीब महिलाओं का उत्पीड़न किया था। पीएम मोदी से बातचीत में रेखा ने कड़े अनुभव साझा किए। मैं जानता हूँ आप बंगाल की विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में प्रचार कर रही, चित्र समझना चाहता हूँ। हमारी साथ जो दुर्घटना घटी थी, हम तो बहुत दुर्भाग्यशाली, हम संदेशखाली का माँ बहन नहीं है, पूरा बसीरा लोकसभा का जो माँ बहन है सब एक समान ही अत्याचारी तो हुई है। और हमारी साथ जो हुई उनकी तो जेल हुई, ईडी की हाथ चला गया और हम चाहती है उनकी सजा मिले। और चुनावी माहौल में नेताओं के एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष को उनकी ही पार्टी ने नाराजगी जताते हुए जवाब तलब किया है। फिर से ममता बनर्जी को अपमान किया, सम्मान नहीं रहा, इनका बहिष्कार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है, बंगाल में वो हार रही है। टीएमसी नेताओं का यह गुस्सा बीजेपी नेता दिलीप घोष के खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस के नेता दिलीप घोष के किस बयान पर भड़के हुए हैं, पहले वो सुन लीजिए। बिहार यूपी থেকে দিদি গিয়ে গোয়াতে বলেন আমি গোয়ার মেয়ে, আমি ত্রিপুরার মেয়ে, মানে বাপ তো ঠিক করুন, যাত্রার মেয়ে হওয়া ঠিক না। दिलीप घोष के इस बयान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। पार्टी ने घोष के बयान को अशोभनीय, असंसदीय और पार्टी की परंपरा के विरुद्ध बताते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। टीएमसी ने भी दिलीप घोष के आपत्तिजनक बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। वर्धमान दुर्गापुर सीट पर दिलीप घोष का मुकाबला टीएमसी के कीर्ति आजाद से है। बड़ी खबर, आलाकमान के नोटिस पर दिलीप घोष का बयान, मैं लेटर के जरिए नोटिस का जवाब दूंगा। जेपी नड्डा ने मांगी है दिलीप घोष से सफाई। बड़ी खबर बता दें, पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने ममता सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं और प्रदेश में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कुछ पुलिस अधिकारियों पर टीएमसी के लिए काम करने का भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से पश्चिम बंगाल में पुलिस पर्यवेक्षक और सामान्य पर्यवेक्षक भेजने की भी मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई, लेकिन हजारों जगहों पर ममता बनर्जी की तस्वीर लगी हुई है। पूरा प्रदेश से प्रधानमंत्री का सब छवि हटा दिया, लेकिन 10,000 प्लेस में ममता बनर्जी का पिक्चर, एयरपोर्ट से फ्लाईओवर तक टीएमसी का मंत्री, एमपी, कैंडिडेट सबका पिक्चर गवर्नमेंट प्लेस में लगा हुआ है। एमसीसी का वायलेशन हर आवर में, हर डे में ये लोग कर रहा है। इसमें इलेक्शन कमीशन को दूसरा प्रदेश में जो चल रहा है इस तरीके से बंगाल को ट्रीट करना नहीं चाहिए। पोस्टल वायलेंस और पंचायत चुनाव का जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए यहाँ दूसरा किस्म की कुछ मेजर लेना चाहिए, नहीं तो एमसीसी भी लागू नहीं होगा। और अब बात चुनावी प्रचार की। बीजेपी ने कितने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है और कांग्रेस का पहले चरण के चुनाव प्रचार के लिए क्या है मेगा प्लान, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया। तारीखों का ऐलान होते ही लोकसभा चुनाव के प्रचार की रफ्तार बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी के स्टार प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी। लिस्ट में पार्टी ने राज्यों के कई नेताओं को स्टार प्रचारक के रूप में नामित किया है। पश्चिम बंगाल के लिए स्टार प्रचारकों में सुनीत बंसल, शुभेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार, दिलीप घोष, निशित प्रमाणिक, स्वप्न दास गुप्ता। मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों में डॉक्टर मोहन यादव, विष्णुदत्त शर्मा, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ल, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कांग्रेस ने मेगा प्लान बनाया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अप्रैल के पहले हफ्ते से बड़ी चुनावी सभा करेंगे। पहले चरण के लगभग सीटों पर कांग्रेस के तीनों बड़े नेताओं की रैली होगी। हर सीट पर खड़गे, राहुल या प्रियंका गांधी प्रचार करेंगे, ऐसी तैयारी की जा रही है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां शिवसेना उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई है। 17 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर इस वक्त सबसे बड़ी खबर है, जहां आपको बता दें अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल से टिकट मिली है, जबकि मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को टिकट मिली है। तो 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। शिवसेना उद्धव के 16 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान को लेकर भी खबर है। और जिस तरीके से अभी फिलहाल शिवसेना उम्मीदवारों की ये पहली सूची सामने आई है, आपको बता दें अनिल देसाई को मुंबई साउथ सेंट्रल से टिकट मिली है, मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत को प्रत्याशी बनाया गया है, चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन मुंबई दक्षिण से अरविंद सावंत और दक्षिण मध्य मुंबई से अनिल देसाई को चुनावी मैदान में उतारने को लेकर जो बड़ी खबर है, मेरे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और राजीव, इसी सीट से राहुल शेवाले 2019 और 2014 में संयुक्त शिवसेना से चुनाव लड़े थे, अब एकनाथ शिंदे के साथ है वो। बिल्कुल, देखिए राहुल शेवाले चूंकि मजबूत उम्मीदवार रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने दोनों बार का चुनाव जो है बड़ी मार्जिन से जीता था। इस बार सवाल उद्धव ठाकरे के सामने ये था कि किस नेता को अपनी पार्टी से दक्षिण मध्य मुंबई से चुनाव लड़ाए। ऐसे में कोई, चूंकि उद्धव ठाकरे का साथ ज्यादातर लोग इस वक्त छोड़ चुके हैं। अनिल देसाई जो हमेशा से राज्यसभा जाते रहे उद्धव ठाकरे ग्रुप से, लेकिन इस बार अनिल देसाई को ही लोकसभा के मैदान में उतारा गया है। अनिल देसाई चुनावी राजनीति में कितना सफल होंगे, उद्धव ठाकरे को कितना वोट मिलेगा, कैसे इस रणनीति को अंजाम देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट है, उत्तर पश्चिम मुंबई की सीट से गजानन कीर्तिकर जो कि एकनाथ शिंदे के साथ में है, उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को उद्धव ठाकरे कैंप में है, उनको टिकट दिया गया है। यानी कि पिता जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ में है, बेटा उद्धव ठाकरे के साथ में है, बेटे को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी तक अगर युति गठबंधन की बात करें तो ये सीट अभी युति गठबंधन में डिस्कस नहीं हुआ है कि ये सीट बीजेपी लड़ेगी या फिर एकनाथ शिंदे ही लड़ेंगे। अगर एकनाथ शिंदे लड़ते हैं तो क्या गजानन कीर्तिकर इस सीट से खुद मैदान में उतरेंगे, तो क्या बाप बेटे आमने सामने होंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर मुंबई की ही बात करें तो पूर्वी मुंबई से संजय दीना पाटिल जो कि एनसीपी शरद पवार के साथ में लंबे समय तक रहे हैं, वो अब शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, उन्हें टिकट दिया गया है। और एक है सांगली से चंद्रहार पाटिल जो कि महाराष्ट्र के बड़े पहलवान हैं, उन्हें महाराष्ट्र केसरी भी सम्मानित किया गया था, उनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन राजीव एक छोटा सा सवाल, इस बार की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए किस तरीके से ये ओवरऑल कैलकुलेशंस की जा रही हैं, क्योंकि 2019 में 48 में से लोकसभा सीटों में 41 पर जीत दर्ज की गई थी, क्योंकि तब शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सुरभि, ये लड़ाई आसान नहीं होगी, न उद्धव ठाकरे के लिए न शरद पवार के लिए, क्योंकि आज 11 बजे ही प्रकाश आंबेडकर जो है वो ऐलान करने वाले हैं। प्रकाश आंबेडकर अकोला में है, उन्होंने कल भी कहा था कि वो 27 तारीख को ऐलान करेंगे और साफ तौर पर प्रकाश आंबेडकर जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार को निशाना बना चुके हैं। इसके पहले सबसे बड़ा सवाल है, बदलती परिस्थितियों के बीच शिवसेना में भी दो फाड़, और जिस तरीके से ये बदलती परिस्थितियों को देखते हुए इस वक्त माइक्रो मैनेजमेंट पर काम किया जा रहा है, सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय किए जा रहे हैं। राजीव, इस पर नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया। और इधर अगर महाराष्ट्र में एनडीए की बात करें तो एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान कल मुंबई में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। टीवी9 भारतवर्ष के सूत्रों के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति में सीट बंटवारे को लेकर करीब करीब सहमति बन गई है। प्रदेश की कुल 48 लोकसभा सीटों को लेकर जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बीजेपी को 28, शिवसेना शिंदे गुट को 14, एनसीपी अजीत पवार गुट को 5 और राष्ट्रीय समाज पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अगर राज ठाकरे की एमएनएस को 1 सीट दी गई तो शिवसेना शिंदे गुट या बीजेपी की 1 सीट कम होगी। किस पार्टी को कौन सी सीट मिल सकती है, आइए ये देखते हैं। शिवसेना शिंदे गुट को रामटेक, बुलढाणा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, कोल्हापुर, हांद, कलंगड़े, छत्रपति संभाजीनगर, मावल, शिरडी, पालघर, कल्याण, ठाणे, दक्षिण मध्य मुंबई और 14वां उत्तर पश्चिम मुंबई। इसी तरह बीजेपी को जो 28 सीटें मिलेंगी उसमें नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर, चंद्रपुर, अकोला, अमरावती, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सतारा, नंदुरबार, जलगांव, जालना, अहमदनगर, बीड, पुणे, धुले, दिंडोरी, भिवंडी, उत्तर मुंबई, उत्तर मध्य मुंबई, उत्तर पूर्व मुंबई, दक्षिण मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, उत्तर मुंबई और रावेर शामिल हैं। पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। लुधियाना से पार्टी के सांसद और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बीजेपी में शामिल होने के बाद बिट्टू की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए।
लोग जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि आपको बीजेपी आना पड़ा। स्थिति तो सबके सामने ही है, कोई अब लुकी छिपी तो बात नहीं है, क्योंकि पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा सरकार में चीज़ें लेने के लिए वो पीछे रह जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट नहीं आते जो वहाँ से यहाँ पे बात उठा सके, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे मिनिस्ट्री से हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब से हो, चाहे HM साहब से हो। तो इसलिए 3 बार जैसे आपने कहा मैं यहाँ पे MP बना हूँ, लेकिन MP बनने के बाद ऑपोजिशन में बैठना और नारे लगा के और स्पीकर साहब बाहर कर देते हैं तो लोगों का क्या भला करेंगे। तो लोग तो हमेशा ये कहते थे यार हम जिता देते हैं, आप वहाँ सरकार नहीं बनती, क्या करोगे। तो इसलिए ये पंजाब के लिए भी, पंजाब के किसान के गोली क्यों लगे, पंजाब के किसान के डंडे क्यों लगे, हम बीच में पुल बनेंगे, हम बीच में स्प्रिंग कुशन का काम करेंगे भी ये चीज़ें बिल्कुल पंजाब में बंद हों। और आइए अब आपको बताते हैं लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए आज कौन कौन से नेता नामांकन दाखिल करेंगे। पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। आज बीजेपी नेता नितिन गडकरी, जितिन प्रसाद समेत कई दिग्गज नामांकन करेंगे। इधर कांग्रेस ने मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 4 और तमिलनाडु से 1 उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा सीट से शशि सिंह, रायगढ़ से मेनका देवी सिंह, बिलासपुर से देवेंद्र सिंह यादव और कांकेर से वीरेश ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है। टिकट मिलने के बाद उम्मीदवारों ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय सचिन पायलट जी का, सभी प्रदेश के सम्मानित हमारे अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री जी, सभी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि युवा चेहरे पर उन्होंने भरोसा जताया। हम युवा जोश के साथ इस चुनाव पे लड़ेंगे और जरूर जीत दिलाएंगे सरगुजा में। और चिंतामणि महाराज जी चुनौती है। आपको बता दें कि कांग्रेस अब तक 197 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सीरियल रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाकर घर घर मशहूर हुए अभिनेता अरुण गोविल ने कल से अपना चुनाव प्रचार शुरू किया है। गोविल को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ से उम्मीदवार बनाया है। मेरठ के ओगढ़नाथ मंदिर पहुंचे अरुण गोविल का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा कर किया। गोविल ने ओगढ़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मेरठ से अपना नाता मजबूत बताते हुए कहा कि अपनी धरती पर आकर काफी खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी धरती पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ आया हूँ तो कुछ करने के लिए। बीजेपी ने मेरठ से लगातार 3 बार से सांसद बन रहे राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है। इसे बीजेपी का हिंदुत्व वाला मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। गोविल को टिकट देने में बीजेपी ने जाति समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा है। अरुण गोविल का जन्म मेरठ के अग्रवाल परिवार में ही हुआ था। ऐसे में राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर उसी जाति से आने वाले अरुण गोविल को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने अग्रवाल समाज के वोटरों को भी नाराज होने का मौका नहीं दिया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चीन के मुद्दे पर सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा है, चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। इसके पहले भी देश की जनता ने देखा सुना, भारत के हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा किया हुआ है। लद्दाख में हमारे 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पर हमारी सेना गश्त नहीं कर पा रही है। मेजर शैतान सिंह समेत हमारे 113 शहीदों के स्मारक को ध्वस्त करके बफर जोन बना दिया गया। चीन का ये दुस्साहस इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री खुद सच्चाई छुपाते हुए कहते हैं कि न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुसा है, न ही कोई घुसा हुआ है। क्या अब भी नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के सामने चीन को क्लीन चिट देंगे? 2 हफ्ते पहले सीमा पर चीन के साजिशों का जवाब देने के लिए भारत ने 10,000 अतिरिक्त सैन्य जवानों को तैनात किया है। भारत की इस तैनाती पर चीन ने कहा था कि इससे तनाव कम करने में बात आएगी। LAC पर 2020 में गलवान घाटी में हुई दोनों देशों की सेनाओं के बीच हुई झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। भारत ने कई मौकों पर साफ कहा है कि सीमा पर शांति के बगैर दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं।
जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक अस्पताल के पास जबरदस्त विस्फोट हुआ। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके का घेराव किया। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। देर रात 11:15 बजे जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। ये धमाका पुंछ जिले में एक अस्पताल के पास हुआ है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज इतनी ज्यादा थी कि स्थानीय लोग बेहद घबरा गए। इस घबराहट में वे घबराकर खुले आसमान के नीचे आ गए। मौके पर पहुंचे सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है और कई एंगल से इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया। सुरक्षा बल हर साक्ष्य को जुटा रही है ताकि हमलावर तक पहुंचा जा सके। छोटे छोटे शरे ऊपर जैसे टैंकी है वो भी पूरी लीक हो गई है। उसके बाद तकरीबन मतलब इतना जोर की आवाज़ आई जैसे कि बफोर्स तोफ की गोले की आवाज़ होती है। बहुत ही बड़ा जो है एक ब्लास्ट हुआ है जिसकी आवाज़ जो है पूरी पुंछ के अंदर आई है। तो हमारा इलेक्शन भी आ रहा है। इस शख्स ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इसने देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसी घृणीय हरकत उस शख्स ने यहाँ पे की है। और अगली खबर मुंबई से। मुंबई के पास ठाणे में एक 9 साल के मासूम की हत्या कर दी गई। 23 लाख की फिरौती मांगने के बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक ही परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार किया इस मामले में। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर में एक मासूम बच्चे की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 9 साल के बच्चे का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि इबादत बुबेर नाम का बच्चा कल रात मस्जिद से नमाज पढ़कर बाहर निकला था। तभी पड़ोस के रहने वाले शख्स ने बच्चे का अपहरण कर लिया और फिर 23 लाख की फिरौती मांगी। कुछ देर बाद ही पता चला कि उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक ही परिवार के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। आरोपी ने बताया कि घर बनाने के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए बच्चे को अगवा किया। एक कुलगांव पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गोरेगांव करके जो गांव है वहाँ पे एक लड़का उसको किडनैप किया गया था रैंसम के लिए। और उसको जो है वो बेसिकली और भी कुछ उसके पीछे क्या कारण है उसमें जो निष्पन्न जो भी कोई एक्यूज्ड है वो सब हमारे कस्टडी में है। और इसका इन्वेस्टिगेशन जो है हम डिटेल में इसका इन्वेस्टिगेशन आगे कर रहे हैं। पुलिस को शक है कि इसके पीछे कोई और साजिश हो सकती है, इसलिए हर एक एंगल से जांच की जा रही है। और अब बात अमेरिका के बाल्टीमोर हादसे की। तो अमेरिका के बाल्टीमोर में बड़े हादसे को लेकर खबर बता दें और तस्वीर भी होगी आपके सामने, क्योंकि फ्रांसिस स्कॉट पुल से टकराए मालवाहक जहाज की यह हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा। जैसे ही ये मालवाहक जहाज पुल से टकराया, ताश के पत्ते की तरह फ्रांसिस स्कॉट पुल ढह गया। देखते ही देखते नदी में समा गया पुल। हैरान करने वाली ये तस्वीरें सामने आई। ब्रिज से टकराते जहाज के बाद कैसे पुल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, एक हादसे के वक्त की तस्वीर और एक उसके बाद की तस्वीर। और आपको बता दें, बाल्टीमोर हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर मिल रही है। मालवाहक जहाज में सवार थे 22 भारतीय। जहाज के सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। गनीमत रही, राहत की बात है, सभी मेंबर सुरक्षित हैं। बाल्टीमोर हादसे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। 22 भारतीय भी इस जहाज में सवार थे जिन्हें बचाया गया है। जहाज के सभी क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया गया है। जिसने भी ये हादसा देखा हैरान रह गया। आपको हादसे के चश्मदीदों की बात सुननी चाहिए। Personally would have hit home, but the traffic that bridge sees every day, I couldn't even put a number on it. Thousands of cars
thousands and thousands of cars. And had this happened, say at 1:50 in the afternoon, I think we'd be having a very different experience and conversation. My prayers and thoughts are definitely with the families. I can't imagine what they're going through. That was my first thought as soon as I heard about the collapse this morning, was how many people were on the bridge. It only happened for like 5 seconds, and I was really like scared. I literally was like covering my ears like, oh my God, I'm gonna die, I'm gonna die. This is it. This is my final moment. But then like a few seconds later, it stopped, and I was waiting for it to happen again because that would be the time that I woke up my mom. और आपको आइए बताते हैं राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जेनिफर हुमेंडी ने क्या कुछ कहा इस हादसे के बारे में। And our deepest sympathies go out to the families, loved ones, and others who have been affected. I'm going to get questions on fatalities and injuries, which I'm not going to answer. That is not something that the NTSB answers. I will refer you to local authorities on all of that information. What I can tell you is a search and rescue is still underway. So we are very hopeful. अमेरिका के मेरीलैंड में हुए बड़े हादसे के बारे में जांच तो की जा रही है, लेकिन डर भी बना हुआ है क्योंकि कार्गो जहाज के टकराने से फ्रांसीसी स्कॉट का ये ब्रिज ढह गया और घटना अमेरिका के समय अनुसार रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। हालांकि पुल से टकराने के बाद जहाज में भीषण आग लग गई थी। जहाज श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से जा रहा था और जहाज में 2 पायलट समेत सभी 22 क्रू मेंबर्स भारतीय। जहाज 22 अप्रैल को श्रीलंका पहुंचने वाला था। पुल ढहने की वजह से कई गाड़ियां और लोग पानी में गिर गए और फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक फिलहाल 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। और आइए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का बड़ा आरोप सामने आया है। खुफिया एजेंसियों पर कोर्ट के काम में दखल देने का आरोप लगाया गया है। हाई कोर्ट के 6 जजों ने न्यायिक परिषद को चिट्ठी लिखी है। दबाव बनाने के लिए जजों के रिश्तेदारों का अपहरण कराया गया। जजों के घरों के कमरे में कैमरे भी पाए गए। ये बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत के बाद पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। अब खुद पाकिस्तानी पीएम चीनी दूतावास पहुंचकर संवेदना व्यक्त करते नजर आए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती हमले में 5 चीनी इंजीनियरों की मौत के बाद पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ काफी सहमे हुए हैं। चीन की नाराजगी से बचने के लिए शहबाज ने चीनी दूतावास जाकर संवेदना व्यक्त की और कड़ी कार्रवाई की बात कही। शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं आतंकवाद के कायरतापूर्ण हरकत पर अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए चीनी दूतावास गया, जिसमें 5 चीनी और 1 पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। हमारी सहानुभूति और प्रार्थना पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। मैं दोस्ती के खिलाफ इस हमले की कड़ी निंदा करता हूं। दोनों देश इस जघन्य कांड के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। वहीं पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप टीटीपी ने शांगला में चीनियों पर हमले में शामिल होने से इनकार किया है। इस हमले में 5 चीनी इंजीनियरों समेत 6 लोग मारे गए हैं। ये हमला उस वक्त हुआ जब चीन के इंजीनियरों का एक काफिला इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा में अपने कैंप दसू जा रहा था। एक सुसाइड बॉम्बर ने विस्फोटकों से भरे ट्रक को काफिले से टकरा दिया। पाकिस्तान में चीनी निवेश को लेकर भारी नाराजगी है। इस हमले को इस नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है।